गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी द्वारा रचित पढ़ेंगे। इस कहानी का उद्देश्य मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुकी हूँ। इस कहानी का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है, कहानीकार हमें इस कहानी के माध्यम से क्या बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि पारिवारिक स्नेह एवं सामंजस्य को बनाए रखने में घर की वधुओं की अहम भूमिका होती है। वधु मीन्स बहुएं। जो घर की बहुएं हैं, पारिवारिक स्नेह और सामंजस्य मीन्स मेल को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बड़े घर की बेटियां अपने सद्विवेक मीन्स अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से बिगड़ती हुई बात को संभाल लेती हैं और परिवार को टूटने से बचा लेती हैं, जैसे कि हमने इस कहानी में पढ़ा है। इस कहानी में हमने यही पढ़ा था कि बेनी माधवपुर सिंह जो हैं वो गांव के जमींदार थे, नंबरदार थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ और छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी था। दोनों भाइयों में बहुत अंतर था, दोनों की दशा बिल्कुल विपरीत थी। श्रीकंठ जो थे वो अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे, अपितु वे क्या करते थे, रामलीला में सम्मिलित होते थे, प्राचीन सभ्यता का गुणगान करते थे। तो आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे। श्रीकंठ जो थे, चाहे वो अंग्रेज़ी भाषा पढ़ चुके थे, अंग्रेज़ी की उन्होंने डिग्री ली थी, अधिपति में स्वामी होने के बाद भी वो पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे। उनको इससे विशेष प्रेम नहीं था, अपितु वे पाश्चात्य प्रथाओं की निंदा करते थे। दशहरे के दिनों में वे क्या करते थे, बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते थे, किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे और प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि श्रीकंठ जो थे वो कैसे थे। श्रीकंठ कैसे थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे होने के बाद भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं को नहीं मानते थे। अभी तो किसको मानते थे, वो प्राचीन सभ्यता का गुणगान करते थे। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। उपासक मीन्स उपासना करते थे। सम्मिलित कुटुंब मीन्स संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली जिसको हम बोलते हैं। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। आजकल स्त्रियां जो हैं कुटुंब संयुक्त परिवार में मिलजुल कर नहीं रहना चाहती और उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। कौन? श्रीकंठ। श्रीकंठ कहते थे कि उनका ऐसा मानना था कि परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। क्यों? वे भारतीय संस्कृति के प्राचीन मूल्यों को और आदर्शों को मानते थे, प्राचीन सभ्यता के प्रशंसक थे। इसीलिए उनका ये कहना था कि जो स्त्रियां आजकल कुटुंब में नहीं रहना चाहती, मिलजुल कर रहने में अरुचि पैदा करती हैं, यह देश के लिए हानिकारक है। यही कारण था कि गांव की जो ललनाएं थी, ललनाएं मीन्स जो स्त्रियां थी, उनकी निंदा करती थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी जो थी वह भी उनसे विरोध करती थी। उनकी पत्नी भी उनसे इस बात का विरोध करती थी। और यह इसलिए नहीं कि उसे अपना परिवार पसंद नहीं था, उसे सास ससुर पसंद नहीं थे, देवर जेठ से घृणा करती थी परंतु उनका ये कहना था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, गुजारा ना हो सके, उसका ऐसा मानना था यदि हम परिवार के साथ रहते हैं और परिवार के साथ रहने पर भी परिवार में हमारी आपस में ना बने तो उस कलह से मुक्ति पाने के लिए यह अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए मतलब सबसे अलग रहा जाए।
स्टूडेंट्स, आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है सम्मिलित कुटुंब से क्या तात्पर्य है। सम्मिलित कुटुंब मीन्स मिला जुला सम्मिलित परिवार। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि संयुक्त परिवार से क्या लाभ होते हैं। तो जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सम्मिलित परिवार में रहते हैं, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो उसे सम्मिलित परिवार कहते हैं। इसके अनेक लाभ होते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्गों से क्या मिलता है। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, परिवार की सुरक्षा करते हैं, उन हमें ठीक राय मशवरा देते हैं। और जो बच्चे हैं उन बच्चों की हम देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। परिवार के नौजवान जो हैं वो बेफिक्र होकर नौकरी पर जा सकते हैं, काम पर जा सकते हैं, क्योंकि आज का युग क्या है, बहुत महंगाई का युग है। और आजकल क्या करना पड़ता है, धन कमाने के लिए दोनों को ही नौकरी करनी पड़ती है, पुरुष और स्त्री दोनों को ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो इस समय अगर हमारे पास बड़े बुजुर्ग होंगे तो घर को सुरक्षा भी मिलती है और राय मशवरा भी मिलता है। और मिलजुल कर रहने से उनमें एकता की भावना भी बढ़ती है तथा एक अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, और ये पूछ सकते हैं कि गौरीपुर की रामलीला में उनका क्या योगदान था। गौरीपुर की रामलीला में श्री कृष्ण का बहुत योगदान था। वो क्या करते थे, दशहरे के दिनों में बड़े उत्साह से रामलीला के कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे और किसी न किसी पात्र का अभिनय भी करते थे। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। तालुकेदार मीन्स बड़े जमींदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनररी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। यहाँ किसकी बात करी जा रही है, आनंदी के मायके की बात की जा रही है कि वह एक उच्च कुल की थी और उसके पिता भी बड़े जमींदार थे। विशाल भवन था, हाथी था, क्योंकि उस समय जो हाथी था वो अमीरी का प्रतीक माना जाता था। पहले हाथी राजाओं की आन मान और शान के प्रतीक माने जाते थे और दरवाजे पर हाथी बांधना केवल अमीरों की ही हिम्मत होती थी, क्योंकि उनकी देखभाल जो थे वो साधारण लोग नहीं कर सकते थे। सब कुछ विद्यमान था। नाम था भूप सिंह। आनंदी के पिता का क्या नाम है, भूप सिंह। बड़े उदार चित्त के थे। उदार चित्त मीन्स उदार मन वाले और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। उनकी 4 लड़कियां थी, आनंदी उनकी चौथी संतान थी और उनका कोई लड़का नहीं था। वह अपनी सब बहनों में से सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी। ये उसके चित्रण में आप लिख सकते हैं कि आनंदी का परिचय दीजिए। तो आनंदी जो थी वह अपने पिता की चौथी संतान थी, सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी और उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कभी भी उसके माता पिता अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब जो थे बड़े धर्म संकट में थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना ये स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। अंडरलाइन, एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे। ठाकुर साहब कौन थे, ठाकुर साहब भूप सिंह हैं, जो एक छोटी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन था, हाथी थे, कुत्ते थे, झाड़ फानूस आदि था, सब कुछ योग्य पदार्थ थे, सब कुछ उनके पास था। तो उनके ऊपर धर्म संकट क्या आया, क्योंकि उनकी 4 बेटियां थी और ये चौथी संतान थी। उनकी क्या संकट आया, चौथी बेटी आनंदी की शादी करना चाहते थे, परंतु अब उनका आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, उनका हाथ तंग हो गया था, इसलिए वो वर चुन नहीं पा रहे थे, पैसा था नहीं और बेटी को दहेज कहाँ से दूँ, कर्ज में डूब चुके थे और अधिक कर्ज ले नहीं सकते थे। इसीलिए वो धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें, ना तो ऋण का बोझ बढ़े और ना ही वो अपने आप को भाग्यहीन समझे। तो जब एक दिन श्रीकंठ उनके घर आए तो वह उसके व्यवहार को देखकर, भूप सिंह जो थे आनंदी के पिता थे, वह उसके व्यवहार को देखकर उस पर खुश हो गए और धूमधाम से श्रीकंठ का आनंदी के साथ विवाह हो गया। इसका विवाह हो गया, किसके विवाह की बात की जा रही है, आनंदी के विवाह की बात की जा रही है।